ये क्या हो रहा है? घास पर पालथी मारकर बैठी जो यू पूरी कंसंट्रेशन के साथ साइकिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके आसपास की एनर्जी की डेंसिटी कई गुना बढ़ गई है। यह देखकर वह चौंक गई। अब उसे एनर्जी गैदर करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बस ध्यान लगाकर सीधे अब्सॉर्ब करना था। ट्रेनिंग की एफिशिएंसी अचानक तेजी से बढ़ गई। यह एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे वह वाइटैलिटी जिम के ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही हो। जो यह बेवकूफ नहीं थी। थोड़ा सा दिमाग लगाया और तुरंत समझ गई यह सब लिनफे की वजह से हो रहा है। यह सोचते ही आंखें बंद किए हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। चेहरे पर एक बेहद खुश एक्सप्रेशन उभर आया। है, किस बात पर हंस रही हो? फोकस करो। प्रैक्टिस पर ध्यान दो। लिनफे ने तुरंत महसूस कर लिया कि जोयू की एब्जॉर्प्शन स्पीड कम हो गई है और उसने तुरंत उसे डांट दिया। हूफ, ये लिनफे भी ना ऐसे डांटता है। जोयू मन ही मन बुदबुदाई। रुको, जब मैं एलियन हंटर का टेस्ट पास कर लूंगी तब देखती हूं कैसे बदला लेती हूं। उसने तुरंत अपनी मुस्कान रोकी, दिमाग से डिस्ट्रैक्शंस हटाए और फिर से पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब गई। कुछ देर बाद शिंगान गार्डन कम्युनिटी में स्थित जोयो और वांग शाओरू के घर में एक सफेद रोशनी चमकी। लिनफे ने अपनी स्पेस टेलीपोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए थकी हुई जोयो को साथ लेकर सीधे घर वापस आ गया। तुम लोग आ गए? लिविंग रूम में बैठी वांग शाओरू ने दोनों को देखते ही पूछा। हूं, शाओरू, खाना तैयार है? लिनफे ने थोड़ा भूखे अंदाज में पूछा। शाओरू मुस्कुराई। बस अभी अभी बना है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं पहले शावर लेती हूँ। पूरी तरह पसीने में भीगी जोई बोली और अपने कमरे की तरफ कपड़े लेने चली गई। तुम पहले खा लो, मैं सर्व करती हूँ। वंग शाओरू उठकर किचन की तरफ चली गई। लिनफे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ ही देर में वंग शाओरू खाना लेकर आई और उसके सामने रख दिया। वह देखते हुए बोली, आज शाओयू बहुत थकी हुई लग रही है। ट्रेनिंग इंटेंसिटी ज्यादा थी क्या? लिनफे ने रिब्स खाते हुए जवाब दिया, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। शायद उसे अभी आदत नहीं है। कुछ सेशंस और होंगे तो ठीक हो जाएगी। वांग शाओरू ने फिर पूछा, तुम्हारे हिसाब से उसे एलियन हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट देने में कितना टाइम लगेगा? लिनफे ने थोड़ा सोचा और कहा, लगभग 10 ट्रेनिंग सेशंस और फिर वो रेडी हो जाएगी। इतनी जल्दी? हैरान हुई। लिनफे हंस पड़ा। जल्दी? मुझे तो स्लो लग रहा है। अगर उसका कल्टीवेशन टैलेंट थोड़ा बेहतर होता तो और जल्दी हो जाता। तुम भी ना उसे मत बताना कि उसका टैलेंट अच्छा नहीं है। नहीं तो फिर तुमसे लड़ पड़ेगी। बिना बताए भी वो मुझसे लड़ती रहती है। बिल्कुल बच्ची है। वांग शाओरू ने उसे देखते हुए मन ही मन मुस्कुराया। तुम भी कुछ कम नहीं हो। फिर लिनफे ने अचानक कहा, शाओरू, मुझे लग रहा है तुम जल्द ही सेकंड स्टेज के मिडिल फेज में ब्रेक थ्रू करोगी। क्यों ना तुम भी जोयो के साथ ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो? वांग शाओरू ने हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया। रहने दो, उसे देखकर ही अजीब लग रहा है। मुझे ज्यादा फोर्स करके कल्टीवेशन नहीं करनी। लिनफे ने मजाक किया। थक जाओगी तो क्या हुआ? वेट लॉस तो होगा। वेट लॉस? वांग शाओरू ने अपने स्लिम फिगर की तरफ देखा और लिनफे से पूछा, तुम्हें लगता है मैं मोटी हूं? अरे, लिनफे थोड़ा असहज हुआ, फिर सिर हिलाया। नहीं, तुम तो पहले से पतली हो। मुझे तो लगता है तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। वांग शाओरू ने उसे हल्की सी नजर से देखा और फिर खुद के लिए खाना लेने किचन चली गई। प्स्स। शांत कमरे में अचानक फोन की तेज आवाज गूंज उठी। जैंगचान, जो पूरे दिन छुपकर चिनशियू पर नजर रख रही थी, अभी अभी लेटी थी कि थोड़ी देर आराम कर सके। लेकिन फोन की आवाज से उसकी नींद तुरंत टूट गई। वह झुंझलाई, लेकिन जैसे ही उसने कॉलर का नाम देखा उसने खुद को शांत किया और कॉल उठा ली। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। जंगचान, आज कोई नया प्रोग्रेस? ये ली बेंजी, ब्लैक माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन था। जंगचान ने सीधा जवाब दिया, वाइस चेयरमैन, आज पूरे दिन टारगेट पर नजर रखी, कोई नया प्रोग्रेस नहीं है। ली बेंजी ने कहा, चिनशियू का मामला जल्दी खत्म करना होगा। मैंने अभी एक आदमी को चाइना भेजा है। अब से वह तुम्हारा डेप्यूटी होगा। जंगचन तुरंत बोली, वाइस चेयरमैन, मैं ये टास्क अकेले हैंडल कर सकती हूँ। सपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जोयू ने अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। लिनफे ने मन ही मन बड़बड़ाया, पूरी कोशिश? ये लड़की बिना, छोड़ो, अगली बार ट्रेनिंग में इसे और जोर लगवाऊंगा। कुछ पल बाद उसने स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और वहीं से गायब हो गया।
लिनफे के जाने के बाद वांग शाओरू ने जोयू से पूछा, शाओयू, आज की ट्रेनिंग में बहुत थक गई क्या? जोयो ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। हाँ, और उस लिनफे ने मौका मिलते ही मुझसे बदला लिया। पूरी ट्रेनिंग में मुझे बार बार गिराता रहा। उसे पहले की प्रैक्टिस याद आ गई, जब वह अनगिनत बार गिरी थी। वांग शाओरू हल्का सा मुस्कुराए। तो फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। जोयू ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं मेहनत करूंगी। जब मैं एलियन हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम पास कर लूंगी, तब मौका देखकर लिनफे को दिखाऊंगी कि मैं इतनी आसान नहीं हूं। रात हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स जल उठी। हर तरफ भीड़ और हलचल थी। जोयू और वांग शाओरू के घर में खाना खाने के बाद लिनफे सीधे घर नहीं गया। वह ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक कमर्शियल स्ट्रीट के पास दिखाई दिया। असल में वह वहां एक बुक स्टोर में नई कॉमिक खरीदने आया था। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर अचानक सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बाहर नाइट मार्केट की टेबल पर उसे एक जानी पहचानी फिगर दिखी। लिनफे रुक गया। ध्यान से देखा। वह शुई टोंग थी और उसके सामने बैठा था एक लगभग 30 साल का आदमी। उस आदमी ने सफेद शर्ट, ग्रे ट्राउजर्स पहनी थी। उसका सूट पीछे कुर्सी पर टंगा था। नाक पर चश्मा, बाल करीने से सेट। वहीं शेइटोंग कैजुअल लुक में थी। डार्क ब्लू टी शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स। उसके छोटे बाल अब थोड़े लंबे हो गए थे और आज उसने पोनीटेल बनाई हुई थी। दूर से देखने को लगा उसके आसपास एक ठंडी, दूरी बनाने वाली ओरा फैल रही है। ये शीतोंग किसी के साथ खाना खा रही है। क्या ये डेट पर है? लिनफे को यह सब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वह वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। 2-3 मिनट तक देखने के बाद उसे समझ आ गया। दोनों के बीच इंटरैक्शन लगभग ना के बराबर था। वह आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन शुइटोंग बस चुपचाप सिर झुकाकर हॉट पॉट खाती रहती। कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। हम माहौल थोड़ा ऑकवर्ड है। शायद दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। लिनफे ने मन ही मन अंदाजा लगाया। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपना फोन कई बार देखा, फिर कुछ कहा, खड़ा हुआ, बिल चुकाया और जल्दी से वहां से चला गया। ये देखकर लिनफे ने सोचा, ये तो बड़ा अजीब है। डेट पर आया और बीच में ही चला गया। फिर खुद ही हंस पड़ा। लेकिन शेइतोंग के उस ठंडे एटीट्यूड के सामने बैठना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे ही लिनफे मुड़कर जाने वाला था, अचानक उसे एहसास हुआ शेइतोंग ने उसे देख लिया है। अगले ही पल वह उठी और सड़क पार करके उसकी तरफ आने लगी। गुड इवनिंग मिस शुए, काफी कोइंसिडेंस है, यहां मिल गए। लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा। शेइतोंग ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड इवनिंग। अब उसके चेहरे पर वह ठंडापन बिल्कुल नहीं था जो कुछ देर पहले था। उसका यह बदलाव देखकर लिनफे एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया। मिस्टर लिन, क्या ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, बस लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। फिर उसने पूछा, वो आदमी? फीटोंग ने सीधे कहा, वो मेरी मां की एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया था, ब्लाइंड डेट थी। मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए मिलना पड़ा। जो आपने देखा वही था। ओह, लिनफे समझ गया। फिर शीतोंग ने पूछा, मिस्टर लिन, आप यहां क्या कर रहे हैं? बुक स्टोर जा रहा हूं, कुछ किताबें लेने। लिनफे ने जवाब दिया। शेइतोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुक स्टोर? ग्रेजुएशन के बाद मैं वहां बहुत कम गई हूं। वैसे अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? लिनफे ने सहजता से कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों साथ साथ चलते हुए, बातें करते हुए पास की बुक स्टोर की तरफ बढ़ गए। सदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक अपेक्षाकृत सुनसान इलाके में, एक मूवी थिएटर के पास, सड़क किनारे लगे घने पेड़ पर एक अजीब नजारा था। एक लड़की के रूप में बदली हुई चीज से हुआ पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके पास ही 3 छोटी चिड़िया, स्पैरोज, बैठी थी। उन्होंने पहले न्यूज चैनल पर देखा था कि इस इलाके में कई फाइट्स हुई हैं, इसलिए आज उन्होंने इसी जगह को अपना हंटिंग स्पॉट चुना था। चीसे हुआ खुद से बड़बड़ाई, हम 1 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा टारगेट नहीं मिला जिससे अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद की जा सके। पास बैठी स्पैरोज चहचहाई, चिर, चिसुआ, क्यों ना हम जगह बदल दें, कहीं और जाकर टारगेट ढूंढते हैं। चिसेहुआ ने सिर हिलाया। वह ठीक है कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर पेड़ों के पत्तों के बीच से बाहर गई। एक आदमी और एक औरत सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे। चिसेहुआ तुरंत चुप हो गई। उसकी निगाहें तेज हो गई और तभी उसने सुना उस आदमी की आवाज, बस करो, मेरा पीछा मत करो, मैंने कभी
तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। एक बड़ा लड़का होकर किसी लड़की के पीछे पीछे घूम रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वार्न कर रही हूं। अगर फिर मेरे पीछे आए तो मैं चिल्लाकर इंडीसेंट कह दूंगी। लड़की ने ठंडे अंदाज में कहा। मेरी तो। लड़के ने गुस्से में हाथ उठाया जैसे मारने वाला हो। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने हल्का सा सिर तिरछा किया और हंसते हुए बोली, अरे मारो ना। लड़की को मारना है? चलो, मारो। अब हालत अजीब हो गई थी। मारता है तो भी गलत, नहीं मारता तो भी। कुछ देर तक दोनों आमने सामने खड़े रहे। आखिरकार लड़के ने हाथ नीचे कर लिया। दांत भींचकर बोला, लोग तुम्हारे बारे में पीछे से बुरा बोलते हैं। मैं विश्वास नहीं करता था। अब समझ आया, तुम सच में एक चीप लड़की हो। लड़की ने हाथ जेब में डाले बिल्कुल आराम से जवाब दिया, ओ, जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो नेक्स्ट क्लास के वही बेकार लोग हैं ना? वो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। फिर उसने तिरछी नजर से उसे देखा। लेकिन पहले खुद को मिरर में देख लो, और तुम भी कोई बहुत महान नहीं हो। उसने सीधा वार किया। पिछले सेमेस्टर में तुमने फर्स्ट ईयर की एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, फिर उसे छोड़ दिया। भूल गए? यह सुनकर लड़का घबरा गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लड़की का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, बकवास मत फैलाओ। लड़की फिर भी शांत थी। होंठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस। हिम्मत है तो हाथ लगाकर देखो, मैं गारंटी देती हूं, 2 गुना वापस मिलेगा। इतना कहकर उसने अचानक एक तरफ देखा। पेड़ के नीचे खड़े एक चश्मा पहने लड़के पर उसकी नजर पड़ी। वह थोड़ा चौंकी, फिर तुरंत अपना रोल बदल लिया। उसने सामने वाले लड़के का हाथ छटका और तेजी से भागती हुई उस चश्मे वाले लड़के के पीछे छुप गई। अगले ही पल उसका पूरा अंदाज बदल चुका था। वह जैसे एक डरी हुई लड़की बन गई। भैया, वो मुझे परेशान कर रहा है। चश्मे वाला लड़का तो बस दूर से सीन देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। तभी बड़ा लड़का गुस्से में आगे बढ़ा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तू कौन है? चश्मे वाले लड़के ने सोचा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका एटीट्यूड सच में खराब है। उसने सीधा जवाब दिया, तुम्हें क्या? साला। बड़ा लड़का गुस्से से भर गया। तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है? मेरा इससे कोई। ये मेरे भाई हैं। पीछे छुपी लड़की अचानक चिल्लाई। उसने गर्दन आगे निकालकर कहा, मेरे भाई फाइटिंग मास्टर हैं, संभल कर रहना। उसके चेहरे पर साफ प्रोवोकेशन था। चश्मे वाला लड़का समझ गया, ये लड़की उसे फुसाना चाहती है। वह तुरंत पीछे हटते हुए बोला, अरे क्या बोल रही हो तुम? मैं कब तुम्हारा भाई बन गया? लेकिन लड़की जैसे चिपक ही गई। वह फिर से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया, ये मुझे परेशान कर रहा है, आप इसे मारो ना। बड़ा लड़का ये देखकर भड़क गया। उसकी पसंद की लड़की किसी और को पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह आगे आया और चश्मे वाले लड़के की नाक के पास उंगली दिखाकर चिल्लाया, तू कहां से आया है बे? तुम्हें क्या? अब चश्मे वाला लड़का भी समझ गया, आज मामला लड़ाई तक जाएगा। हालांकि सामने वाला उससे बड़ा और ताकतवर था, लेकिन अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। बड़ा लड़का और पास आया। दोनों के चेहरे लगभग टकरा रहे थे। मार खानी है? हाथ लगाकर देखो। बहुत अकड़ है तुझ में, किस स्कूल का है? तुम्हें क्या? चल, एक बार फिर बोल। अगर दम है तो हाथ लगाकर देख। दोनों बस एक दूसरे को उकसा रहे थे, लेकिन कोई पहला वार नहीं कर रहा था। पेड़ पर बैठी चीसें और 3 स्पैरोज ये सब देख रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये इंसान भी अजीब है, लड़ना है तो जल्दी लड़ो ना। चश्मे वाला लड़का अब समझ गया, सामने वाला जितना दिख रहा है उतना खतरनाक नहीं है। इतनी देर से सिर्फ बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर सच में लड़ाई हुई तो उसे चोट जरूर लग सकती है। वह सोच रहा था, कैसे इस सिचुएशन को बिना लड़े खत्म किया जाए। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ गई। वह लड़की कहीं से एक फूलों का गमला उठा लाई थी और धीरे धीरे बड़े लड़के के पीछे जा रही थी। चश्मे वाला लड़का चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया, अरे ये क्या करने वाली है? उसने तुरंत चिल्लाया, सावधान। लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम, गमला जोर से बड़े लड़के के सिर पर पड़ा। वह चीखा और जमीन पर गिर गया। भागो, क्या देख रहे हो? लड़की ने चश्मे वाले लड़के से कहा। चश्मे वाला लड़का गुस्से में बोला, जेंगलिंग, तुम हद कर रही हो। वांगचांग, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। लड़की ने जवाब दिया, मदद? वांगचांग झल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी समझदारी रखो। जेंगलिंग कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वो बड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, सिर चकरा रहा था, लेकिन गुस्सा और ज्यादा भड़क चुका था। साले,
वह चीखा और सीधे जेंग की तरफ दौड़ा। धम। आखिरी समय पर वांगचांग ने जेंगलिंग को पीछे खींच लिया और खुद सामने आकर उसका पंच रोका। तुम मरना चाहते हो? बड़ा लड़का चिल्लाया। उसके शरीर से हल्की सी साइकिक एनर्जी निकल रही थी। वह जाग चुका था। हालांकि उसकी एनर्जी बहुत कमजोर थी, फर्स्ट स्टेज से भी कम, लेकिन फिर भी उसकी ताकत बढ़ गई थी। धराम! धराम! दोनों लड़के आपस में भिड़ गए। वांगचैंग आकार में छोटा था, लेकिन उसने पहले कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखी थी, इसलिए वह बराबरी से लड़ पा रहा था। पास खड़ी जेंगलिंग घबरा गई। जब उसने देखा वांगचांग के नाक से खून बहने लगा तो वह घबरा कर चिल्लाई, रुको, लड़ो मत। लड़ाई के बाद वांगचांग को सामने वाले से कई पंचेस लग चुके थे। बड़ा लड़का हर वार के साथ और अग्रेसिव होता जा रहा था। जैसे ही वो वांगचांग को पूरी तरह हराने वाला था, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, बस करो। चीसे हुआ की नजर में ये तीनों की लड़ाई सिर्फ एक बेकार सा तमाशा थी, और अब उससे ये देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने बीच में रोक दिया। जेंगलिंग ने हैरानी से चीसे हुआ की तरफ देखा। उह, मुझे इग्नोर करो ने भौं से कोड़ी और सीधे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ गया। अरे बच्चे, उधर मत जा, जेंगलिंग ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि एक बच्चा लड़ाई के बीच जा रहा है। अगले ही पल धराम! धराम! दोनों लड़के अचानक अलग हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरे। इतनी ताकत थी कि दोनों कुछ देर तक जमीन से उठ ही नहीं पाए। आह! जेंगलिंग चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये छोटा बच्चा इतना ताकतवर हो सकता है। वो तुरंत वांगचांग की तरफ दौड़ी। कितना बोरिंग है, चिहुआ ने नीचे गिरे दोनों को देखते हुए बड़बड़ाया। तभी पास बैठी छोटी गौरैया चहकी, चूचू, चिसुआ, मैंने पुलिस व्हीकल को इधर आते देखा है, चलो निकलते हैं। चिसुआ ने दूर नजर डाली। कुछ लोग इकट्ठा होकर इधर देख रहे थे। साफ था, किसी ने फाइट देखकर रिपोर्ट कर दी थी। आज तो टाइम वेस्ट हो गया। इतना कहकर वो मुड़ा और पास की एक छोटी गली की तरफ बढ़ गया। वांगचांग, तुम ठीक हो? जेंगचाओ ने चिंता से पूछा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। उस बच्चे की किक में तो जबरदस्त ताकत थी, वांगचैंग ने सांस खींचते हुए कहा। जेंगलिंग के चेहरे पर पछतावा साफ था। सॉरी, मुझे तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। वांग चांग ने उसे देखा और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे पेरेंट्स हर बात पर लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर दूसरों के साथ घूमकर उन्हें प्रोवोक करो। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, आज मैं पास से गुजर रहा था इसलिए मदद कर दी, लेकिन अगली बार शायद मैं ना रहूं। ऐसा दोबारा मत करना। हम समझ गई, जेंग ने धीरे से सिर हिलाया। तभी तुम लोग यहां लड़ाई कर रहे थे? एक सिक्योरिटी ऑफिसर मौके पर पहुंच चुका था और उसने वांग चांग और जमीन पर पड़े बड़े लड़के से सवाल करना शुरू कर दिया। कुल 320 युआन, कैशियर ने लिनफे से कहा। लिनफे ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट किया और बैग उठा लिया। बैग में वही नई रिलीज हुई कॉमिक थी जो उसने अभी खरीदी थी। बैग हाथ में लिए लिनफे और शेतंग बुक स्टोर से बाहर निकल गए। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लिन को कॉमिक्स भी पसंद है, शीतोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरे कुछ ही हॉबीज में से एक है। लिनफे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मिस शे, तुम्हें कॉमिक्स पसंद हैं? पहले स्कूल में थी तब पसंद थी, अब नहीं देखती। लिनफे ने बस सिर हिला दिया। उसे यह नहीं पता था कि शीतोंग जिस वक्त की बात कर रही थी वो उसके पेरेंट्स के डिवोर्स से पहले का समय था। उस समय घर की हालत अच्छी थी, इसलिए वो कॉमिक्स खरीद पाती थी। लेकिन बाद में अपनी मां के साथ रहने के बाद उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता था। क्योंकि ये कमर्शियल स्ट्रीट पिंगार्डन कम्युनिटी के पास ही थी, दोनों ने टैक्सी लेने की जरूरत नहीं समझी और पैदल ही चल पड़े। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर लिन फेई ने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा, मिस श्वे, मेरा एक दोस्त एलियन हंटर का क्वालिफिकेशन एग्जाम देना चाहता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? एलियन हंटर सर्टिफिकेट? हाँ। शेई तोंग ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, मैं उन लोगों में से हूं जो शुरू में एलियन हंटर बने थे। उस वक्त ये काफी आसान था, बस रजिस्ट्रेशन करना होता था। वो थोड़ा गंभीर हो गई, लेकिन बाद में कई कमजोर लोग जंगलों में एलियन बीस्ट्स को हंट करने गए और मारे गए। कैजुअलिटीज कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बदल दिए। अब अगर किसी को एलियन हंटर बनना है तो उसे सेकंड स्टेज के अर्ली लेवल इन्वेस्टिगेटर एग्जामिनर के साथ फाइट करनी होती है और 3 मिनट तक बिना हारे टिकना पड़ता है, तभी क्वालिफिकेशन मिलता है। लिनफे हल्का मुस्कुराया। 3 मिनट तक टिकना इजी नहीं होगा,
सेम लेवल के कल्टिवेटर्स इन्वेस्टिगेटर के सामने टिक नहीं पाते। शेइटोंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अगर इन्वेस्टिगेटर पूरी ताकत से लड़े तो सेम लेवल का कल्टिवेटर 3 मिनट भी नहीं टिक सकता। इसीलिए एग्जाम में इन्वेस्टिगेटर्स पूरी ताकत यूज नहीं करते। वो करीब 60 से 70% पावर पर टेस्ट लेते हैं। फिर भी, लिनफे ने कहा, पास रेट काफी लो लगता है। हाँ, शुइतोंग बोली, 10 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 ही पास करते हैं। लिनफे थोड़ा हैरान हुआ। इतना कम? और होना भी चाहिए, उसने शांत आवाज में कहा, ताकि जो लोग सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं वो बच सके। वो आगे बोली, आजकल इंटरनेट पर लोग देखते हैं कि एलियन बीस्ट हंट करके कितना पैसा मिलता है और सोचते हैं ये इजी शॉर्टकट है। लेकिन सच ये है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। एक गलती और जान जा सकती है। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। पिछले कुछ महीनों में मैंने खुद कई हंटर्स के मरने की खबर सुनी है। ज्यादातर फर्स्ट लेवल के लोग थे जिन्हें अपनी ताकत पर ओवर कॉन्फिडेंस था। इस नए एग्जाम सिस्टम के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी है। लिनफे चुप हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो यूए। अभी उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, अगर इन्वेस्टिगेटर 70% पावर भी यूज करे तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में हल्की चमक आई। पहले उसे सेकंड स्टेज के मिडिल लेवल तक पहुंचाना होगा और फिर एग्जाम में सीधे अपनी एबिलिटीज से ओपोनेंट को खत्म करना होगा। यही था उसका एस्टैब्लिश्ड प्लान। देर रात का समय था। पूरा चांद आसमान में ऊंचा टंगा हुआ था। वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट के पश्चिमी इलाके में ठंडी चांदनी घने जंगल पर बिखर रही थी। रात के पक्षी पेड़ों के बीच पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे और उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। चांदनी में एक असामान्य आकार का कोयल जैसा पक्षी उड़ रहा था। वो जंगलों के ऊपर से गुजरा, पहाड़ों को पार किया, झीलों और नदियों के ऊपर से निकला और आखिर में एक गुफा के पास पहुंचकर उसके अंदर चला गया। गुफा के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए काफी देर बाद वो एक अंदरूनी घाटी में पहुंचा। ऊपर से चांदनी सीधी अंदर आ रही थी और पूरी घाटी चमकते हुए मून फ्लावर से भरी हुई थी। वो पक्षी 2 मीटर ऊंची एक चट्टान पर उतर गया और फिर उसने पास ही घास पर लेटे एक जानवर की तरफ देखा, जो आराम से चपकी ले रहा था। वो जानवर दिखने में बिल्ली जैसा था, लेकिन आकार में उससे कहीं बड़ा। अगर वो एलियन बीस्ट ना होता तो कम से कम एक मीडियम साइज्ड जंगली जानवर तो जरूर होता। उसकी बॉडी लेंथ करीब 1.5 मीटर थी। टेल लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी, शरीर मजबूत, टांगें लंबी और पूंछ छोटी और मोटी। उसके कान चौड़े थे, सिरों पर काले बालों के गुच्छे, गालों के दोनों तरफ लंबे लटकते बाल और पेट के नीचे भी घने बाल। पीठ का रंग गहरा लाल भूरा, बीच में थोड़ा डार्क और पेट का हिस्सा हल्का पीला सफेद। आंखों के आसपास सफेद बाल, गालों पर 2 साफ गहरे रंग की धारियां और पूरे शरीर पर हल्के गहरे धब्बे। ये तीसरे स्टेज के पीक लेवल की साइकिक एनर्जी छोड़ने वाला लिंक्स था, वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट के पश्चिमी क्षेत्र का रूलर। कुछ देर बाद लिंक्स के कान हिले और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। लॉर्ड लिंक्स, कोयल जैसे उस पक्षी ने झुककर कहा। वापस आ गए। जो काम दिया था उसका क्या हुआ? लिंक्स ने उबासी लेते हुए पूछा। रिपोर्ट करता हूं, लॉर्ड लिंक्स, पक्षी बोला। आपके आदेश के अनुसार मैं ईस्टर्न फॉरेस्ट गया था। वहां व्हाइट वुल्फ की पावर काफी बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से वो जल्द ही पूरे ईस्टर्न रीजन पर कंट्रोल कर लेगा। लिंक्स ने हल्का सा सिर उठाया। उत्तर वाला वो बेवकूफ टाइगर, वो तो हमेशा एक्सपेंशन के पीछे रहता था। उसने ईस्ट में क्यों नहीं बढ़ाया? पक्षी ने जवाब दिया। लॉर्ड लिंक्स, वो पहले गया था। व्हाइट वुल्फ से उसकी लड़ाई हुई थी। दोनों साइड्स को भारी नुकसान हुआ। उसके बाद टाइगर पीछे हट गया और तब से उसने ईस्ट की तरफ दोबारा कदम नहीं बढ़ाया। लिंक्स ने अपने पंजे से चेहरा खुजाया। तो पहले ही टकरा चुके हैं। टाइगर भले ही दिमाग से तेज ना हो, लेकिन ताकत रखता है। व्हाइट वुल्फ अगर उससे बराबरी पर लड़ पाया तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। हाँ, पक्षी ने आगे कहा। और साउथ वाला ब्लैक पैंथर भी ईस्ट में घुसा था, लेकिन वो हार गया। उसके कई सबॉर्डिनेट्स तो व्हाइट वुल्फ के साथ ही जुड़ गए। लिंक्स ने सिर हिलाया। साउथ में ठीक से सेटल भी नहीं हुआ और ईस्ट पर चढ़ाई करने चला आया, बेवकूफ। उसने फिर एक लंबी उबासी ली, जैसे अब उसे फिर से सोना था। लेकिन पक्षी रुका नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, लॉर्ड लिंक्स, नॉर्थ वाले टाइगर के कुछ सबॉर्डिनेट्स हाल में हमारे एरिया में घुस रहे हैं। मुझे लगता है हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हाँ,
लिंक्स ने फिर उबासी ली, आंखें आधी बंद करते हुए बोला, ये सब तुम खुद डिसाइड कर लो। ठीक है। पक्षी ने मजबूरी में सिर हिलाया, फिर उसने पंख फैलाए और गुफा से बाहर उड़ गया। उधर वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट के ईस्टर्न हिस्से में शाओबाई का इलाका। जब से शाओबाई ने अपने सबऑर्डिनेट्स में ट्रेनिंग रिसोर्सेज बांटे थे, उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी थी। पूरी आर्मी की ओवरऑल कॉम्बैट पावर काफी बढ़ गई थी। कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद शाओबाई ने फिर से एक्सपेंशन शुरू कर दिया। उसका पहले का टेरिटोरी करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन अब यह बढ़कर 23,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका था। पहले जहां इतना बढ़ने में महीनों लगते थे, इस बार सिर्फ आधे महीने में हो गया। इस तेजी की एक और बड़ी वजह थी रेड फॉक्स। उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी थी और वो लगभग थर्ड स्टेज पीक के करीब पहुंच चुकी थी। एक्सपेंशन के दौरान उसके जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर का होना शाओबाई के लिए जैसे एक्स्ट्रा विंग्स मिल जाना था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शाओबाई की एलियन बीस्ट आर्मी ने छोटे छोटे ग्रुप्स को आसानी से कुचल दिया। सब कुछ इतनी स्मूथली चल रहा था कि रेड आइड आउल, जिसे रेड फॉक्स मजाक में चापलूस कहती थी, उसने एक आइडिया दिया। आर्मी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक शाओबाई लीड करे और दूसरा रेड फॉक्स। शाओबाई ने यह सजेशन मान लिया और उसके बाद एक्सपेंशन की स्पीड और भी तेज हो गई। सरसर हवा का एक झोंका चला, झील की सतह पर हल्की लहरें उठीं, किनारे के पेड़ हिलने लगे। शाओबाई एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था, सिर उठाकर आसमान में पूरे चांद को देख रहा था। चांदनी उसकी सफेद फर पर पड़ रही थी, उसे एक शाही और पवित्र आभा दे रही थी। तभी एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी और उसके पास आकर रुकी। खूकू, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ, रेड आइड आउल बोला, रेड फॉक्स की तरफ सब ठीक चल रहा है। आज उसने एक पावरफुल ग्रिजली बेयर ग्रुप को भी अपने अधीन कर लिया। हूं, ठीक है। शाओबाई ने सिर हिलाया। असल में उसे रेड फॉक्स की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसकी ताकत और उसके साथ मौजूद स्ट्रॉन्ग आर्मी, जब तक कोई थर्ड स्टेज पीक लेवल का दुश्मन सामने ना आए, उसे रोक पाना मुश्किल था। कुकू, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ, आउल ने उत्साह से कहा, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 2 महीने से भी कम समय में पूरा ईस्टर्न फॉरेस्ट हमारे कंट्रोल में होगा। शाओबाई की आंखों में चमक आई। हाँ, इस बार प्रोग्रेस उम्मीद से भी बेहतर है। वो धीमे से बोला, ये सब हर मेंबर की मेहनत का नतीजा है। जब हम पूरा ईस्टर्न फॉरेस्ट अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तब सबको रिवॉर्ड मिलेगा। कुकू, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ महान है, रेड आइड आउल ने झुककर कहा। 26 जून बुधवार सुबह के 5:30 रोंगचेंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन को एक अर्जेंट खबर मिली। सुबह के 4:10 पर पैसिफिक ओशन के पश्चिमी किनारे चाइना के ईस्टर्न वाटर्स में फिशिंग बैन के दौरान चुपके से समुद्र में गई एक फिशिंग बोट के साथ एक्सीडेंट हो गया। नाव तो डूब गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के बाद जब मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर सबके चेहरे बदल गए। वो एक व्हेल था, बहुत बड़ा, पहाड़ जितना बड़ा। ये सुनते ही ऑफिसर समझ गए, ये वही क्रीचर था जिसके बारे में कुछ दिन पहले ऊपर से स्पेशल ऑर्डर आया था। अगर इसका कोई भी ट्रेस मिले तो तुरंत रिपोर्ट करना था। ट्रिंग, बेडसाइड पर रखा फोन बजा। शी यूरोंग की नींद खुल गई। उसने लैंप ऑन किया और कॉल उठाई। शाओशुए, क्या हुआ? डायरेक्टर, हनशुए की आवाज आई। वो बड़ा व्हेल हमारे वाटर्स में दिखा है। सुबह 4 बजे एक फिशिंग बोट उससे टकरा गई। शीरोंग का चेहरा गंभीर हो गया। कैजुअल्टीज? बोट डूब गई, लेकिन सभी लोग सेफली रेस्क्यू हो गए। ठीक है, उसने तुरंत कहा, मैं अभी ब्यूरो आ रही हूं। मैरिटाइम डिपार्टमेंट के हेड को इन्फॉर्म करो, मीटिंग तुरंत चाहिए। जी, कॉल करते ही सीरोंग ने जल्दी से कपड़े बदले, तैयार हुई और बिना वक्त गंवाए एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के लिए निकल गई। सुबह का समय, नीला आसमान, हल्के बादल और धूप फैल चुकी थी। लिनफे बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम में आया। उसने डायमेंशन स्पेस खोला, एक मिल्क का कार्टन और कुछ स्टीम्ड बन्स निकाले और ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी और मॉर्निंग न्यूज देखने लगा। आज न्यूज एंकर निंग यू नहीं था, एक मिडिल एज्ड आदमी खबर पढ़ रहा था। आज सुबह 4 बजे चिंगशी टाउन से लगभग 120 किलोमीटर दूर ईस्टर्न सी एरिया में एक फिशिंग बोट के साथ एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट का कारण एक विशाल डीप सी व्हेल बताया जा रहा है। लिनफे ने एक बाइट लिया गिला और धीरे से बड़बड़ाया, इतना बड़ा व्हेल कोस्टल एरिया में क्यों आया? कहीं फिर किसी ने बेवकूफी तो नहीं की? टीवी पर आगे अनाउंसमेंट हुआ, ये व्हेल एक एलियन बीस्ट होने की संभावना है।
पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए रोंगचेंग के सभी पोर्ट्स फिलहाल बंद किए जा रहे हैं। कोई भी शिप अंदर बाहर नहीं जाएगा। डिंग डोंग। वी चैट नोटिफिकेशन आई। लिनफे, उठ गए। लिनफे ने रिप्लाई किया, हाँ उठ गया। तुम्हें तो आज काम नहीं था, इतनी सुबह क्यों? आधे घंटे में क्लास है। ओह, आज का न्यूज़ देखा। हाँ, वेल वाला। हाँ, अगर वो हमारे होम टाउन के पास आया तो डेंजर होगा क्या? लिनफे एक पल को रुका। चिंगशी टाउन, वही जगह जहां जो यू और वांग शाओरू का घर था। तभी वांग शाओरू का मैसेज आया, वो समुद्र में है, लैंड पर नहीं आ सकता। शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिनफे मुस्कुराया। वेल अगर बहुत स्ट्रांग हुआ और जिद पर आ गया तो शोर वाले लोग भी सेफ नहीं होंगे। दोनों तरफ से सिर्फ डॉट्स आए। लिनफे हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा हूं। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो इतनी बड़ी बात को इग्नोर नहीं करेगा। और अगर कुछ हुआ भी। थोड़ा रुककर उसने लिखा, मैं हूं ना। चैट खत्म करके लिनफे ने शीरोंग को मैसेज किया, वेल के बारे में पूछने के लिए। कुछ मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसने हन शुए को भी वही मैसेज भेज दिया। आधे मिनट बाद रिप्लाई आया, अभी वेल की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता नहीं है। डायरेक्टर कुछ लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से चिंगशी टाउन जा चुकी हैं। ठीक है, जरूरत हो तो बताना। ठीक है। तभी शीरोंग का भी रिप्लाई आया, मैं अभी हेलीकॉप्टर में हूं, सिचुएशन क्लियर नहीं है। लिनफे ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैन पावर कम पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है। इसके बाद कोई और मैसेज नहीं आया। लिनफे ने फोन साइड में रखा। उसे लगा, ये इश्यू बड़ा नहीं होगा। आखिर शीरोंग खुद गई है, तो मामला जल्दी हैंडल हो जाएगा। उसने वेल वाली बात दिमाग से निकाल दी और आराम से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने लगा। दोपहर, तेज धूप के बीच रोंगचे एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुई। पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे। उनमें से एक आदमी, करीब 160 सेंटीमीटर लंबा, पतला शरीर, छोटे बाल, आंखों पर सनग्लासेस, सफेद टी शर्ट, हाथ में सूटकेस लिए बाहर आया। उसने टैक्सी ली और ड्राइवर को एड्रेस बताया, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में एक होटल। करीब आधे घंटे बाद वो होटल में चेक इन कर चुका था। रूम का दरवाजा बंद। उसने सूटकेस खोला, सारे कपड़े बेड पर रखे, फिर अंदर की लेयर से एक छोटा स्पेशल बॉटल निकाला। उसमें सफेद पिल्स थीं। उसे देखते हुए वो बुदबुदाया, चाइना में कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है। ब्लिस पिल यहां खरीदना मुश्किल है। ये क्वांटिटी मिशन के लिए इनफ होनी चाहिए। उसने बॉटल खोली, एक पिल निकाली और सीधे निकल गया। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी आंखें धुंधली होने लगीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, जैसे उसके सामने कोई ऐसी चीज हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ट्रिंग ट्रिंग। उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था, लेकिन फोन लगातार बजने के बावजूद ब्लिस पिल खा चुका पतला आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद ब्लिस पिल का असर उतर गया। होश में लौटते ही उसने हल्का सा सिर झटका, जेब से फोन निकाला और मिस्ड कॉल पर वापस कॉल किया। बीप बीप। कुछ सेकंड रिंगटोन बजने के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। लीशिंची, तुम रोंगचेंग पहुंच गए? फोन के उस पार से जांग चैन की आवाज आई। हाँ, आ गया, ची ने सुस्त आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस भेजती हूं, वहीं मिलते हैं। ठीक है, लिंची ने छोटा सा जवाब दिया। दोनों ने फोन पर ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। कुछ ही शब्दों के बाद कॉल कट गई। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक सोसाइटी में जांगचान ने फोन रखते हुए नाखुशी से सांस ली। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉस सपोर्ट के लिए इस नशेड़ी ली शिंची को भेजेगा। हालांकि ली शिंची काफी स्ट्रांग था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिर पहले का एक्सपीरियंस भी था। एक बार मिशन के दौरान उसने ब्लिस पिल ले ली थी और पूरा मिशन लगभग फेल हो गया था। ऐसी गलती कोई और करता तो ऑर्गेनाइजेशन उसे सख्त सजा देती, लेकिन वह वाइस चेयरमैन का भतीजा था और मिशन आखिर में फेल भी नहीं हुआ, इसलिए वह बच गया। जांगचान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उम्मीद है इस बार सपोर्ट देने आए हो तो कोई गड़बड़ मत करना, वरना चाहे तुम वाइस चेयरमैन के भतीजे ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने तुरंत मीटिंग एड्रेस टाइप किया और ली शिंची को भेज दिया। रर। करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद शेयुरोंग का हेलीकॉप्टर चिंगशी टाउन पहुंच गया। लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो नहीं गया, बल्कि सीधा बीच की ओर उड़ गया। चिंगशी टाउन समुद्र के किनारे बसा था और एक्वाटिक फार्मिंग यहां की मेन इंडस्ट्री थी। रोंगचेंग के कई छोटे टाउन्स में इसका जीडीपी सबसे ऊपर था।
आसमान से नीचे देखने पर पूरी कोस्टलाइन पर फैले एक्वाटिक फार्म्स साफ दिखाई दे रहे थे। सुबह की खबर के बाद से कि यहाँ के पास के समुद्र में एक बेहद विशाल व्हेल दिखाई दी है, फार्मर्स काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि ये स्ट्रेंज बीस्ट उनके फार्म्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हेलीकॉप्टर जैसे ही कोस्ट पर उतरा, शीरोंग बाहर निकली और देखा कि बांध पर काफी लोग इकट्ठा थे। लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जाइमिंग तुरंत उनके पास आए। शीरोंग ने पूछा, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? जाइमिंग ने जवाब दिया, डायरेक्टर, कुछ लोग नियर बाय फार्म्स के वर्कर्स हैं और कुछ सिर्फ देखने आए हैं। शीरोंग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर सबके साथ बीच की ओर बढ़ गई, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक एनर्जी के रिसर्चर्स मौजूद थे। तेज धूप में नरम रेत हल्की गर्म हो चुकी थी। सामने फैला हुआ एंडलेस समुद्र और लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं। अगर ये वेल वाला मामला न होता तो अभी यहाँ काफी लोग मस्ती कर रहे होते। बीच पर एक करीब 2 मीटर ऊंचा पगोडा जैसा दिखने वाला स्पिरिचुअल टूल खड़ा किया गया था। यही टूल सबसे पहले यहां पहुंचाया गया था। डीन वांग, शीरोंग ने आगे बढ़कर आवाज दी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक्स के वाइस डीन जो खुद यहां आए थे। ओह, डायरेक्टर शे आप आ गई, वांगन ने सिर उठाकर कहा। शीरोंग ने उस स्पिरिचुअल टूल की ओर देखा और पूछा, उस वेल स्ट्रेंज बीस्ट का लोकेशन मिला? वांगन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन अब यह स्पिरिचुअल टूल उस बीस्ट को लोकेट नहीं कर पा रहा। लोकेट नहीं कर पा रहा? क्या वह इस सी एरिया से बाहर चला गया? वांगन ने कहा, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन 10 मिनट पहले अचानक 230 किलोमीटर दूर एक पावरफुल साइकिक फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ, थर्ड ऑर्डर से ऊपर का। लेकिन वह सिग्नल अचानक गायब हो गया। टारगेट का लोकेशन फिक्स नहीं हो पा रहा। मामला थोड़ा ट्रिकी हो गया है। शीरोंग ने कुछ पल सोचा, फिर जाइमिंग से कहा, एक बोट अरेंज करो, मैं खुद सी में जाऊंगी। जी डायरेक्टर। जाइमिंग तुरंत उन्हें डॉक की ओर ले गया। उनके जाने के बाद वांगान का असिस्टेंट पास आया और बोला, डीन, क्या यह पॉसिबल है कि वह स्ट्रेंज बीस्ट डीप सी में चला गया हो? वांगान ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, हो सकता है। स्पिरिचुअल टूल की डिटेक्शन डेप्थ को मैक्सिमम तक बढ़ाओ। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन ऐसा करने से हमारी डिटेक्शन रेंज 250 किलोमीटर से घटकर 150 किलोमीटर रह जाएगी। वांगान ने सीधे कहा, जो कहा है वो करो। अभी टारगेट ही नहीं मिल रहा तो लंबी रेंज का कोई फायदा नहीं। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और बाकी टीम को इंस्ट्रक्शंस देने चला गया। रिसर्च के अनुसार वेल्स पानी के अंदर अपनी मूवमेंट्स और साउंड से कम्युनिकेट करती हैं। जब वे पानी की सरफेस पर जोर से गिरती हैं तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। ब्रीडिंग सीजन में वे और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, खासतौर पर मेल वेल्स जो अपनी ताकत दिखाने के लिए बार बार पानी से बाहर कूदती हैं। कभी कभी यह सिर्फ एंटरटेनमेंट भी होता है, जैसे इंसान खुशी में उछलते हैं। यंग वेल्स एडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा जंप करती हैं, शायद खेलने के लिए। चिंगशी टाउन से करीब 180 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में सैकड़ों मीटर नीचे से एक विशाल शैडो तेजी से ऊपर उठी। धड़ाम! 600 मीटर लंबी सुपर वेल पानी को चीरते हुए ऊपर उछली, दसियों मीटर की ऊंचाई तक, और फिर भारी धमाके के साथ वापस गिरी। उसके गिरते ही करीब 100 मीटर ऊंची लहरें उठ गई। एक बार, दो बार, तीन बार, वहां लगातार 3 बार सरफेस से बाहर कूदी। जहां बाकी वेल्स ऐसा साथी ढूंढने या खेलने के लिए करती हैं, एंड वहीं ये बस अपने मन से, सिर्फ अपने शरीर को स्ट्रेच करने के लिए ऐसा कर रही थी। उसकी वजह से उठने वाली उन भयानक लहरों का क्या असर होगा, ये उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। धूप में चमकता हुआ समुद्र जैसे नीले शीशे पर रोशनी बिखर गई हो। आसमान में उड़ते सीगल्स पूरी आजादी के साथ। हल्की हवा चेहरे से टकरा रही थी, ठंडी, सुकून देने वाली, जो इस गर्मी को थोड़ा कम कर रही थी। समुद्र की लहरें एक के बाद एक उठती, जैसे खुश बच्चे आपस में खेलते हुए दौड़ रहे हों और पूरे समुद्र में खुशी फैला रहे हों। दूर से उड़कर आने वाली धूल और गंदगी भी जब इन लहरों में मिलती तो लहरें उसे अपने अंदर समेटकर एक नई शक्ल दे देती, फिर भी अपनी नीली खूबसूरती और साफ सफाई को बनाए रखती। ऐसा समुद्र जिसे देखे कोई भी उसका मन शांत हो जाए और सारी परेशानियां हवा के साथ उड़ जाएं। इसी एंडलेस समुद्र पर एक नया सफेद 10,000 टन का पेट्रोल शिप लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। डेक पर खड़ी शीरोंग दूर समुद्र की तरफ देख रही थी, साथ ही अपनी परसेप्शन एबिलिटी को फैलाकर आसपास स्कैन कर रही थी। पास खड़े इन्वेस्टिगेटर्स जाय मिंग ने उनकी तरफ देखा।
उनसे निकल रही पावरफुल साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करके वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, इस बार मामला जल्दी सुलझ जाएगा। वो अचानक एक तेज वार्निंग सायरन गूंज उठा। फिर ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर आवाज आई, सामने जायंट वेव्स आ रही है, सभी लोग सावधान रहें। डेक पर मौजूद सभी पर्सनल तुरंत कैबिन में जाएं। क्या जायंट वेव्स? डेक पर खड़े लोग शांत समुद्र को देखकर हैरान रह गए। सच में आ रही है। बो पर खड़े सेकंड ऑर्डर अर्ली स्टेज इन्वेस्टिगेटर ने दूर देखते हुए जोर से चिल्लाया। सबकी नजर उसी दिशा में गई और अगले ही पल सबके चेहरे सख्त हो गए। सामने करीब 60 से 70 मीटर ऊंची और 4 से 500 मीटर चौड़ी विशाल लहर सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जल्दी डेक खाली करो, सब अंदर जाओ। सभी इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत कैबिन के अंदर भागे। शेयूरोंग सीधे ड्राइवर कैबिन में पहुंची और पूछा, क्या हम स्पीड बढ़ाकर इसे अवॉइड कर सकते हैं? ड्राइवर ने सिर हिलाया, नहीं, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, हम बच नहीं सकते। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधे इसे क्रॉस करना। शियूरोंग ने शांत स्वर में कहा, सभी को लाइफ जैकेट्स पहनने का ऑर्डर दो। ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो गया। इस समय पेट्रोल शिप पर मौजूद सभी लोग नर्वस थे, क्योंकि ये जायंट वेव अचानक क्यों आई, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वह विशाल लहर पास आ रही थी, एक दबाव सा महसूस हो रहा था। यह वही इंस्टिंक्टिव डर था जो इंसान को प्रकृति की ताकत के सामने महसूस होता है। लेकिन शेयूरोंग पूरी तरह काम थी। उनकी स्ट्रांग पावर के कारण उनका मन बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। जैसे ही दूरी कम हुई, समुद्र की सतह तेजी से ऊपर उठने लगी। पेट्रोल शिप ने स्पीड कम नहीं की, बल्कि 90 डिग्री एंगल पर सीधे लहर की तरफ बढ़ा। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। शिप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, जैसे किसी ढलान पर चढ़ रही हो। कुछ ही पलों में वह लहर की चोटी पर पहुंच गई और फिर सीधे नीचे गिरती हुई समुद्र में धंस गई। धड़ाम, चारों तरफ पानी उछल गया। कुछ सेकंड बाद शिप फिर से पानी से बाहर आई। सबने राहत की सांस लेने ही वाली थी, तभी इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया, दो और जायंट वेव्स उनकी तरफ आ रही हैं। धत, ये वेव्स नेचुरल नहीं हैं, किसी इन्वेस्टिगेटर ने कहा। अब सबको साफ समझ आ गया, ये कुछ अजीब है। सी रोंग ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ये वेव्स शायद उस बिग वेल स्ट्रेंज बीस्ट ने बनाई है। ये सुनते ही सबके चेहरे भारी हो गए। अगर ये सच था तो ये क्रीचर बेहद डेंजरस था। अभी ये वेव्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रही है, इसलिए कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर यही वेल कोस्ट से 10-20 किलोमीटर के अंदर ऐसी वेव्स बनाए तो नतीजा बहुत भयानक होगा। ट्रिन ट्रिन, शीरोंग के वेस्ट पर लगा कम्युनिकेशन डिवाइस बजा। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। डायरेक्टर शी, मैं वांगान बोल रहा हूं। हमने उस स्ट्रेंज बीस्ट को लोकेट कर लिया है। उसका करंट कोऑर्डिनेट है। यह खबर सुनते ही सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। शीरोंग ने तुरंत कहा, डीन वांग, बहुत अच्छा, आप लगातार उसकी मूवमेंट ट्रैक करते रहिए। अगर लोकेशन बदले तो तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। कॉल खत्म करके उन्होंने ड्राइवर से कहा, अगली 2 वेव्स क्रॉस करने के बाद सीधे इस कोऑर्डिनेट पर चलो। यस डायरेक्टर। ड्राइवर ने तुरंत कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिए। चिंगशी टाउन से करीब 148 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच वह विशाल वेल स्ट्रेंज बीस्ट कुछ देर तक उछलने के बाद अब थक चुका था। वह सरफेस पर आकर आंखें बंद करके आराम से सो गया। उसका विशाल शरीर पानी के साथ धीरे धीरे बह रहा था। आसमान में उड़ते सीगल्स के झुंड उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उसकी उछाल से बेहोश हुई मछलियां सरफेस पर तैर रही थी और सीगल्स के लिए आसान शिकार बन चुकी थी। कुछ सीगल्स तो सीधे उस वेल की पीठ पर उतर गए। कोई आराम कर रहा था, कोई अपने पंख साफ कर रहा था। इस वक्त वह वेल उनके लिए जैसे चलता फिरता फूड सोर्स बन गया था। करीब आधे घंटे बाद दूर होराइजन पर एक सफेद पेट्रोल शिप दिखाई दी। डेक पर खड़ी शेयूरोंग और बाकी लोग उस पहाड़ जैसी विशाल वेल को देख रहे थे। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रेंज बीस्ट उन्होंने आज तक नहीं देखा था। और फिर एक ही सवाल सबके मन में उठा, इसे हैंडल कैसे करें? अगर जमीन पर होता तो शायद आसान होता, लेकिन इस एंडलेस समुद्र में इतने विशाल क्रीचर से निपटना वाकई बेहद ट्रिकी था। शेयूरोंग के आदेश पर पेट्रोल शिप उस विशाल वेल से काफी दूरी पर रुक गया। इसके बाद शेयूरोंग ने एक मेटल बॉक्स खोला और उसमें से एक भूरा मेटल ब्रेसलेट निकाला। यह साधारण सा दिखने वाला ब्रेसलेट असल में एक स्पिरिचुअल वेपन था जो कुछ समय के लिए यूजर को फ्रीली उड़ने की एबिलिटी देता था। उन्होंने ब्रेसलेट पहनकर तुरंत अपनी साइकिक एनर्जी एक्टिवेट की। एक हल्की सुनहरी चमक ब्रेसलेट पर दौड़ गई। शेयूरोंग ने महसूस किया,
अब वह उड़ सकती हैं। उन्होंने अपने आसपास खड़े इन्वेस्टिगेटर से कहा, अगर सिचुएशन खराब हो तो तुरंत रिट्रीट करना। यस चीफ। शियूरोंग ने गहरी सांस ली, घुटनों को हल्का मोड़ा और धम, पूरी ताकत से जमीन को पुश करते हुए वह कैनन बॉल की तरह आसमान में उछल गई। हूं, ऊंचाई लगातार बढ़ती गई। तेज हवा उनके बंधे बालों को पीछे उड़ाने लगी। नीचे खड़ा सफेद पेट्रोल शिप धीरे धीरे छोटा होता गया। जब ऊपर जाने की गति खत्म हुई, उनका शरीर नीचे गिरने लगा। उसी पल उन्होंने अपने अंदर की साइकिक एनर्जी को एक्टिवेट किया। स्पिरिचुअल वेपन ने तुरंत काम किया, जैसे उनकी पीठ पर अदृश्य पंख उगाए हों। उनका गिरता हुआ शरीर हवा में रुक गया। शीरोंग ने हल्का सा महसूस किया और मन ही मन सोचा, पहले के फ्लाइंग टूल्स के मुकाबले इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक एनर्जी का ये नया मॉडल काफी एफिशिएंट है। एनर्जी कंजम्पशन कम है, मतलब मैं ज्यादा देर तक उड़ सकती हूँ। इसके बाद वह अकेले उस विशाल वेल की ओर उड़ चली। छपाक छपाक, लहरें लगातार वेल के शरीर से टकरा रही थी। तभी ओ ओ, सीगल्स की आवाज से सो रहा वेल जाग गया। ओ बिग वेल, इंसान तुम्हारी तरफ आ रहा है। वेल ने आंखें खोली, अपनी परसेप्शन फैलाकर देखा। वाकई आसमान में एक छोटा सा इंसान उसकी तरफ उड़ रहा था। उसी समय उड़ती हुई शीरोंग ने भी उस वेल से निकल रही भयानक साइकिक एनर्जी महसूस की। उनकी आंखों में हल्की हैरानी उभरी। फोर्थ ऑर्डर अर्ली स्टेज। अब तक ब्लू स्टार पर नोन स्ट्रेंज बीस्ट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक ही थी, लेकिन ये वेल उससे भी आगे था। ये एक नया रिकॉर्ड था। वेल ने अपनी पावर रिलीज की, ये एक क्लियर वार्निंग थी। शेयुरोंग ने भी तुरंत अपनी साइकिक एनर्जी रिलीज की, सीधा सामना। वेल अंदर से चौंक गया। ये छोटा इंसान, इतनी ताकत। इतने सालों में उसने पहली बार अपने बराबर की ताकत वाला कोई क्रीचर देखा था। शियुरोंग वेल से करीब 30 मीटर की दूरी पर रुक गई। उन्होंने स्पिरिचुअल पावर के जरिए कहा, हेलो, समुद्र की गहराइयों से आए जीव, कृपया आगे बढ़ना बंद करें। वेल ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? तुम इंसान बहुत ज्यादा दखल देते हो। शीरोंग ने संयम से समझाया, तुम बहुत बड़े हो। अगर तुम कोस्टलाइन के पास आओगे तो हमारे लिए खतरा बनोगे। वेल कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंसा। हा 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 हा, इंसान सच में सेल्फिश हैं। शीरों का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वेल आगे बोला, जब तुम्हें खतरा होता है तब तुम रोकने आ जाते हो, लेकिन इतने सालों से तुम इंसानों ने समुद्र में जो नुकसान किया है उसके लिए कभी खुद को नहीं रोका। तुम यूरोंग कुछ नहीं बोली, क्योंकि यह सच था। वेल ने ठंडी आवाज में कहा, सच सुनो, इस बार मैं यूं ही नहीं आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब से यह समुद्र और इसमें रहने वाला हर जीव तुम इंसानों की मर्जी से इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। अब उसके शब्दों में साफ हॉस्टिलिटी थी। शी यूरोंग का दिल भारी हो गया। उन्हें पता था इंसानों ने गलतियां की हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अलग थी। जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन के लिए खतरा बनेगा उसे रोकना ही होगा। दोनों आमने सामने थे। उनके शरीर से निकलती साइकिक एनर्जी लगातार बढ़ रही थी। आसमान में उड़ रहे सीगल्स इस भयानक प्रेशर को सह नहीं पाए और तुरंत दूर उड़ गए। छपाक, वेल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, सीधे चिंगशी टाउन कोस्टलाइन की ओर। ह्यूरोंग ने सख्त आवाज में कहा, यहीं रुक जाओ, मेरी लिमिट को चैलेंज मत करो। वेल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, समुद्र तुम्हारा नहीं है, मैं जहां चाहूंगा जाऊंगा। इतना कहकर उसने अचानक अटैक किया। समुद्र से एक मोटा पानी का स्तंभ उठा और सीधा शीरोंग की तरफ शूट हुआ। शीरोंग ने तुरंत साइड में डॉज किया और उसी पल उन्होंने हाथ घुमाया। एक विशाल फायरबॉल प्रकट हुआ। करीब 10 मीटर व्यास का जलता हुआ फायरबॉल सीधा वेल की ओर बढ़ा। इंसानों के लिए यह बहुत बड़ा अटैक था, लेकिन वेल के लिए यह बस एक छोटा सा गोला था। ऊ! वेल ने आवाज निकाली। समुद्र उफान मार उठा और एक विशाल लहर खड़ी हो गई। 10 मीटर ऊंची वह वेव सीधे फायरबॉल से टकराई और उसे समुद्र में धकेल दिया। श्श! भाप उठी। कुछ ही सेकंड में पूरा फायरबॉल पानी में बुझ गया। गर्म भाप हवा में उड़कर गायब हो गई। पानी आग पर भारी पड़ गया। इस एंडलेस समुद्र में वेल का पूरा होम एडवांटेज था और शी यूरोंग, जो फायर एबिलिटी यूजर थी, उनके लिए यह लड़ाई अब सच में ट्रिकी हो चुकी थी। लड़ाई अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। आग और पानी की टक्कर, लपड़ें उठती, लहरें भिड़ती, समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता और सफेद धुंध तेजी से फैल जाती। दूर खड़े सफेद पेट्रोल शिप पर मौजूद इन्वेस्टिगेटर्स डेक पर खड़े होकर इस भयंकर टकराव को देख रहे थे। हर किसी का दिल तनाव से भरा हुआ था।
जाइमिंग ने कुछ पल सोचा। लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। अगर वह स्ट्रेंज बीस्ट हमारी तरफ आया तो डायरेक्टर शी मुश्किल में पड़ जाएंगी। वह तुरंत व्हील हाउस में गया और ड्राइवर से कहा, शिप को घुमाओ, हमें इस एरिया से दूर जाना होगा। साथ ही उसने रोंगचेंग एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को तुरंत सपोर्ट के लिए रिपोर्ट भेज दी। उधर सुबह अपने स्टडी रूम में कंप्यूटर पर बैठा लिन फे गेम खेल रहा था। तभी उसका फोन बजा। हेलो लिन फे, तुम्हारी मदद चाहिए। हन शुए की गंभीर आवाज आई। ने तुरंत कंप्यूटर बंद किया। क्या हुआ? वही बिग वेल वाला मामला। इनफे थोड़ा हैरान हुआ। इतनी जल्दी कुछ नया हुआ? हंशुए ने बताया, खुद चिंगशी टाउन गई थी। सी में जाकर उन्होंने उस वेल स्ट्रेंज बीस्ट को लोकेट कर लिया और अभी दोनों के बीच फाइट चल रही है। लिनफे ने भौहें सिकोड़ी। डायरेक्टर शाई इतनी स्ट्रांग है, क्या वह बीस्ट इतना पावरफुल है? हनशुए ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, वह फोर्थ ऑर्डर अर्ली स्टेज का है और उसकी एबिलिटी सी कंट्रोल, समुद्र में वह पानी को कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्टर शी की फायर एबिलिटी यहां हेविली रिस्ट्रेन्ड है, उन्हें जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। लिन फे ने बिना देर किए कहा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भेजो, मैं अभी पहुंचता हूं। कॉल करते ही वीचैट पर कोऑर्डिनेट्स आ गए। लिन फे ने तुरंत स्पेस टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया और अगले ही पल वह चिंगशी टाउन के एक पार्क में दिखाई दिया। उसने अपना डायमेंशनल स्पेस खोला और एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो से मिला ग्लोबल कोऑर्डिनेट पोजिशनिंग डिवाइस निकाला। कोऑर्डिनेट्स डालते ही डिवाइस ने लोकेशन लॉक कर ली और नेविगेशन शुरू हो गया। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ लिन फे आसमान में उड़ गया और कुछ ही सेकंड में होराइजन से गायब हो गया। समुद्र के बीच शियुरोंग लगातार अटैक्स डॉज कर रही थी। छपाक, उन्होंने वाटर कॉलम से बचते हुए अपने हाथ में पकड़े स्पिरिचुअल वेपन से वेल पर वार किया, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी और चर्बी अटैक को लगभग बेअसर कर गई। बस हल्की सी चोट। धम, शीरों के हाथ में आग भड़क उठी। वह एक बड़ा फायर अटैक तैयार करने वाली थी, लेकिन वेल ने खतरा भांप लिया। उसने अचानक अपना विशाल शरीर पलटा। पहाड़ जैसा शरीर समुद्र में घूम गया और दर्जनों मीटर ऊंची लहरें उठ गई। शीयुरोंग क्रश होने से तो बच गई, लेकिन पानी से पूरी तरह भीग गई। वेल ने भारी आवाज में कहा, इंसान, तुम सच में मुश्किल हो। शीयुरोंग ने सख्त स्वर में कहा, पीछे हट जाओ, ये एरिया तुम्हारे लिए नहीं है। वेल चुप रहा, बस उन्हें देखता रहा। शीयुरोंग ने आगे कहा, इस समुद्र में मैं अकेली तुम्हें नहीं हरा सकती, लेकिन इंसानों में मेरे जैसे और भी हैं और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। यह साफ वार्निंग थी। वेल ने गहरी आवाज में कहा, इंसान, मैं फिर वापस आऊंगा। उसने कोई फायदा नहीं देखा और बिना देर किए मुड़ गया। छपाक, उसका विशाल शरीर पानी में डूबने लगा और कुछ ही पलों में वह समुद्र की गहराई में गायब हो गया। शीयुरोंग ने अपनी परसेप्शन से कंफर्म किया, वह कोस्टलाइन से दूर जा रहा था। उन्होंने लंबी सांस ली और उनका तनाव थोड़ा कम हुआ। अगर वह सीधे चिंगशी टाउन की तरफ बढ़ जाता तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत महसूस की, उनके हाथ का ब्राउन ब्रेसलेट अचानक मंद पड़ गया। ओह, टाइम खत्म। उन्हें तब एहसास हुआ, फ्लाइंग स्पिरिचुअल वेपन डीएक्टिवेट हो चुका है। अदृश्य पंख गायब हो गए और वह करीब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। वह अपने बॉडी को एलिमेंटल फॉर्म में बदलने ही वाली थी, तभी एक तेज शैडो आसमान से गुजरी। अगले ही पल लिन फे उनके पास पहुंच गया और उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। तुम यहां? शीरोंग ने हैरानी से पूछा। लिन फे मुस्कुराया। हंशुए ने बुलाया, हेल्प के लिए। शीरोंग ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और वह लिन फे की बाहों में थी। उनके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। फे ने तुरंत समझ लिया और अपनी एबिलिटी से हवा में एक इनविजिबल प्लेटफॉर्म बना दिया। उन्होंने उन्हें धीरे से उस पर खड़ा किया। शीरोंग ने तुरंत अपनी पावर से कपड़े सुखा लिए। खंक, लिनफे ने हल्की खांसी के साथ बात बदली। हान शुए ने बताया था वेल स्ट्रांग है, वह गया कहां? शीरोंग तुरंत नॉर्मल हुई। थोड़ी देर फाइट हुई, लेकिन जब उसे लगा कि कोई जीत नहीं सकता तो वह खुद ही रिट्रीट कर गया। लिनफे ने हैरानी से कहा, इतनी आसानी से? हाँ, शीरोंग बोली, मुझे लगा वह पूरी ताकत से नहीं लड़ा, बस थोड़ा हॉस्टिलिटी दिखाया, लेकिन फुल पावर नहीं इस्तेमाल किया। लिनफे ने दूर समुद्र की ओर देखा। पता नहीं वह फिर आएगा या नहीं। शीरोंग ने धीमे स्वर में कहा, कह नहीं सकते, अब बस कोस्ट की सिक्योरिटी और मजबूत करनी होगी।